Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 10 अप्रैल 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, मोजाम्बिक को काफ़ी चर्चा में है, अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इसको विजिट करने वाले हैं, तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, उसको अगर हम अपने संविधान के 5वें शेड्यूल के अंदर में ले आएँ तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं, उस एरिया में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्या होगा, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, यानी कि जो ट्राइबल पीपल की ज़मीन है उसको नॉन ट्राइबल पीपल को ट्रांसफ़र करने से रोका जा सकता है अगर कोई एरिया हमारे संविधान के 5वें शेड्यूल के तहत आ जाता है तो। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इससे क्या होगा, उस एरिया में एक लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी को बनाया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है इससे क्या होगा कि वो जो एरिया है ना उसको एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। या फिर चौथा स्टेटमेंट बोलता है इससे क्या होगा कि कोई भी स्टेट जिसमें ऐसा एरिया आ रहा है तो उससे एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो कौन सा सही उत्तर है आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर में वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो लगभग 50 साल पहले किसी व्यक्ति को यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मून पर, चंद्रमा पर भेजा गया था। पहले कदम रखने वाले व्यक्ति यहाँ पर वही थे। अब उसके बाद वापस से नासा ने तैयारी की है कि इंसानों को हम फिर से एक बार और चांद पर भेजेंगे, और उसके लिए पिछले साल से तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। और हमने डिस्कस भी किया था, पिछले साल नवंबर की बात है, लगभग 16 या 17 नवंबर के आसपास की बात है, जो आर्टेमिस 1 मिशन है उसको लॉन्च कर दिया गया था। वो आर्टेमिस 1 मिशन के तहत किसी को स्पेस में हमने भेजा नहीं है, बस खाली स्पेसक्राफ्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है, खाली रॉकेट लॉन्च किया है, जिससे हम टेस्टिंग कर सकें कि आखिरकार ऐसे ऐसे ये पूरा मिशन होगा। तो वो यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। अब उसके बाद यहाँ पर आर्टेमिस 2 की बारी आ चुकी है, यानी कि अब वो समय आ चुका है कि कुछ लोगों को, लगभग 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको स्पेस में भेजा जाएगा जो कि चंद्रमा का चक्कर काट कर आएंगे, यानी चंद्रमा पर एक बार और फिर से भेजने की तैयारी है। तो आर्टेमिस 1 बेसिकली यहाँ पर किसी भी इंसान को लेकर नहीं गया था, ध्यान रखना, वो खाली हमने लॉन्च किया था ताकि टेस्टिंग कर सकें कि ऐसे ऐसे मिशन होगा और हम सक्सेसफुली इंसान को वापस से प्लैनेट पर लेकर आ सकें। ये हमारा मकसद था, इसकी वजह से टेस्टिंग की गई थी। अब यहाँ पर इंसानों को रख कर उसमें रॉकेट में भेजा जाएगा जो कि चंद्रमा का चक्कर काट कर आएंगे। चंद्रमा का चक्कर काट के आएंगे मतलब चंद्रमा पर पैर नहीं रखेंगे क्या? नहीं, चंद्रमा का केवल चक्कर काट कर आने वाले हैं, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी करके आने वाले हैं। फिर जो आर्टेमिस 3 लॉन्च किया जाएगा, उस वाले आर्टेमिस मिशन के अंदर में चंद्रमा के ऊपर इंसान को फिर से भेजा जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ये काम होने वाला है और इसका अनाउंसमेंट नासा ने कर दिया है। अच्छा, आज हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आज से पहले ये पिछले साल नवंबर में था, क्योंकि इसका 1 वाला मिशन है वो कंडक्ट किया गया था, हमने इसके बारे में कवर कर लिया है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर आज ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि नासा ने उन 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम जो है वो अनाउंस कर दिए हैं, जो कि अब मून पर ये चक्कर काटने जाने वाले हैं। ठीक है, और ये आप देख पाओगे नासा का ऑफिशियल ट्वीट है। ये 4 लोग हैं, जो 4 लोग यहाँ पर मून पर जाने वाले हैं, उनके नेम यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। इस वजह से आपको ये आर्टेमिस 1 और आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 ये तीनों मिशंस के बारे में पता होना चाहिए, कैसे कंडक्ट किया जाएगा वो सब कुछ।
चलो आओ सिंपल से शब्दों में समझते हैं। ये पिछले साल नवंबर का आर्टिकल है कि तीसरे अटेम्प्ट में यानी कि तीसरी बारी में आर्टेमिस 1 को सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया गया था। ठीक है, अब देखो होगा क्या, नासा का एक रॉकेट है जिसको हम लोग SLS रॉकेट बोलते हैं। SLS की फुल फॉर्म है स्पेस लॉन्च सिस्टम मेगा रॉकेट। तो यहाँ पर ये जो पूरा मेगा रॉकेट है दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट कहलाता है। इसी रॉकेट को रिसेंटली भी लॉन्च किया गया था और इसी रॉकेट का यूज़ करके हम कुछ लोगों को चंद्रमा का चक्कर काटने के लिए भेजने वाले हैं। अच्छा, इस रॉकेट में इंसान कहाँ पर बैठेंगे, तो आपको पता होगा हर एक और रॉकेट के अंदर में ऊपर की साइड में एक कैप्सूल होता है। यहाँ पर भी एक कैप्सूल देखने को मिलेगा। उस कैप्सूल को एक स्पेशल नाम दिया गया है, उसका नाम है ओरियन कैप्सूल। ठीक है, ओरियन क्रू कैप्सूल बेसिकली, उसके अंदर लोग बैठाकर हम चंद्रमा पर पहुँचाएंगे और इसमें काफ़ी समय लगने वाला है। बोला यह जाता है कि इस मिशन के अंदर में लगभग 42 डेज़ यानी 42 दिन 3 घंटे और 20 मिनट का समय लगेगा। इतना समय लगने के बाद में यहाँ पर ये जो पूरा रॉकेट है वो वापस प्लैनेट पर आ सकेगा। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो कितनी दूरी तय की जा रही है, तो लगभग 20,92,147 किलोमीटर यानी कि 20,92,147 किलोमीटर का जो पूरा डिस्टेंस है वो यहाँ पे ये पूरा स्पेसक्राफ्ट कवर करेगा, ये बात मेंशन की गई है। अब सवाल यह है कि ये करेगा कैसे, ये भी तो समझाओ। आओ देखो इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट में आपको मज़ा आ जाएगा चीज़ समझने के बाद में। यहाँ पे आप देख पाओगे पृथ्वी है और इधर यहाँ पे चंद्रमा है। तो पृथ्वी से चंद्रमा पर पहुँचाना है हमें लोगों को, तो उसके लिए ये जो आर्टेमिस 2 मिशन है कैसे जाएगा, पृथ्वी से लॉन्च होगा, एक चक्कर मारेगा और चक्कर मारने के बाद में इस प्रकार से यहाँ पर वो जाएगा। काफ़ी बड़े डिस्टेंस को तय करने के बाद में चंद्रमा तक पहुँचेगा। और ध्यान रखना, केवल चंद्रमा के आसपास घूमकर नहीं आएगा, चंद्रमा से भी आगे निकलेगा। लगभग चंद्रमा से 64,374 किलोमीटर ये आगे जाएगा। आगे जाने के बाद में इस प्रकार से यहाँ पर आकर फिर एक चक्कर मार के वापस प्लैनेट पर आएगा। तो इस आर्टेमिस 1 का पूरा ये रूट था और ऐसे ही हम लोग आर्टेमिस 2 को भी कंडक्ट करने वाले हैं जहाँ पर इंसानों को भेजा जाएगा, क्योंकि आर्टेमिस 1 बेसिकली एक टेस्टिंग की थी तो वहाँ पर हम लोगों ने इंसानों को नहीं भेजा है। अब 2 के अंदर यहाँ पर इंसानों को भेजने के बारे में चर्चा की जा रही है। वो भी क्या करेंगे, केवल यहाँ पर एक चक्कर मार के आ जाएंगे, चंद्रमा पर उतरेंगे नहीं। ठीक है, ये रॉकेट यहाँ पर सारा काम करेगा। रॉकेट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये रॉकेट की पता है खास बात क्या है, ये बहुत ही लंबा रॉकेट है। इसकी ऊँचाई 322 फीट की है, 322 फीट की। ये कितनी हो गई, ये इतनी हो गई कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी यहाँ पर ऊंची हाइट इसकी देखने को मिल जाती है। इसकी खास बात यहाँ पर यह है कि इसमें जो बड़े बड़े बूस्टर्स आपको दिख रहे हैं, प्लस उसके बाद में इसमें बहुत सारा जो लिक्विड जो फ्यूल है वो हम भर सकते हैं। लगभग 24.4 लाख लीटर के आसपास लिक्विड ऑक्सीजन और 89,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन भरी जा सकती है यहाँ पर। सॉरी, जो 24 लाख बताया था वो मैंने लिक्विड हाइड्रोजन बोलना था, मैंने ऑक्सीजन बोल दिया है। तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन आप कह सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पर इसके अंदर फिल किया जा सकता है, यही इसकी एक कैपेसिटी है और यही यहाँ पर इसको इतना लंबा डिस्टेंस तय करने की जो पावर है वो प्रोवाइड करवाने वाला है। तो ये आर्टेमिस 2 को कब भेजने की तैयारी की जा रही है, 2024 के आसपास यहाँ पर इसको लॉन्च करने की जो प्लानिंग है वो पूरी तरह से की गई है। और यहाँ पर मैं आपको बोल चुका हूँ, सिर्फ चांद का जो ऑर्बिट है वो काट कर ये आने वाला है। उसके बाद जो फाइनल होने वाला ये टेस्टिंग वो है आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 3 में क्या होगा, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको चांद के ऊपर उतारेंगे भी। वो आर्टेमिस 3 में क्या जाएगा, उसमें समय लगने वाला 2026 या 27 तक ये काम होगा। इसी वजह से नासा की निंदा भी हुई। आपने कई सारे आर्टिकल पढ़े होंगे और पहले भी देखा होगा कि नासा ने पहले कभी किसी इंसान को भेजा भी है चांद पर या नहीं भेजा है। क्यों? क्योंकि बोला जाता है नील आर्मस्ट्रांग को भेजा है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहला कदम रखा था चांद के ऊपर में। तो लोग यहाँ पे क्यों इतना आलोचना कर रहे हैं उसकी, लोग इसलिए आलोचना कर रहे हैं कि अगर आप दोबारा ये मिशन कर रहे हो तो दोबारा आपको इतना समय नहीं लगना चाहिए था। एक बार आप एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर गए और वहाँ पे आपने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आपने फिर से वो एग्ज़ाम क्लियर करना है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, फिर से वो एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपकी तैयारी जो है वो पूरी तरह से, तो क्या उतना ही समय लगेगा उसमें? नहीं लगेगा। इस वजह से नासा की जो क्रिटिसिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ कि भाई भेजा भी था या नहीं भेजा था, क्योंकि इतना समय लगा रहा, आप 10 साल लगा रहे हो फिर से, तो इसमें बहुत टाइम लग रहा था। खैर वो जो टॉपिक है वो अलग हो जाएगा, उसका क्रिटिसिज्म वगैरह वाला टॉपिक वो अगला चलता रहता है। हम लोग बस खाली अभी समझ रहे हैं इस वाले टॉपिक को कि आखिरकार अभी क्या होने वाला है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो मिशन है ना, इसका नाम आर्टेमिस ही क्यों रखा गया है? तो आर्टेमिस इसलिए रखा गया क्योंकि नासा का जो पहला मून मिशन था उसका नाम क्या था? उसका नाम था अपोलो। अपोलो मिशन के थ्रू ही तो नील आर्मस्ट्रांग को भेजा गया था। ठीक है, तो जो पहला मून मिशन था वो था अपोलो,
और ग्रीक माइथोलॉजी को अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पर अपोलो और आर्टेमिस, अपोलो जो पहले भेजा जा चुका है, आर्टेमिस जो आप भेजने वाले हैं, ये दोनों ही मून मिशन है। तो दोनों जुड़वा भाई बहन कहलाते हैं ग्रीक माइथोलॉजी में। कैसे? अपोलो को सूर्य का देवता माना जाता है और आर्टेमिस को चंद्रमा की देवी कहा जाता है। तो ग्रीक माइथोलॉजी में इन दोनों का अपने आप में कनेक्शन है, इस वजह से यहाँ पर इसका जो नाम है वो आर्टेमिस रखा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आर्टेमिस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी जो डिस्कशन है, एक इनफ डिस्कशन कर लिया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं इतना डिटेल से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी आपसे कहीं से भी सवाल पूछ लेगा। या आप देखोगे 2014 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया था, एक तरफ आपको स्पेस क्राफ्ट के नाम दिए गए, कैसन ह्यूगेन, फिर मैसेंजर, वॉयेगर 1 और 2, और पूछा गया ये जो स्पेस क्राफ्ट थे इनका पर्पज़ क्या था। जैसे कैसन ह्यूगेन के आगे बोला गया इसका पर्पज़ था वीनस के आसपास घूमना और हमारे अर्थ पर डेटा को ट्रांसमिट करना। मैसेंजर का जो पर्पज़ है वो है मरकरी की मैपिंग करना, इन्वेस्टिगेशन करना। वॉयेगर 1 और 2 का पर्पज़ है हमारे सोलर सिस्टम को जो खासकर आउटर वाला हिस्सा है, बाहरी वाला हिस्सा है, उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना। तो बताओ कौन से स्पेस क्राफ्ट का क्या पर्पज़ है। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है जो SLS है, SLS मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया है ना, यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम। तो ये जो मेगा रॉकेट है इसका क्या पर्पज़ था, ऐसे यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। सॉरी, ये तो यहाँ पे रॉकेट था, वो ये हमने एक स्पेशल मिशन को लॉन्च करे थे। आपसे आर्टेमिस के बारे में पूछा जा सकता है, आर्टेमिस 1 का पर्पज़ क्या था। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें हो गई स्पेसक्राफ्ट पर्पज़। अगर हम इसका सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 ओनली। तो 2 और 3 जो है वो दोनों करेक्टली मैच है, पहला वाला आपको रॉन्ग देखने को मिलेगा। कैसन ह्यूजन यहाँ पर वीनस पर नहीं भेजा गया था, कैसन ह्यूजन बेसिकली सैटर्न और सैटर्न के जो चंद्रमा हैं उनको स्टडी करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं ना। दोस्तों आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। फ्रंट पेज पर 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। सबसे पहला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन से लिंक कर सकते हो, और उससे पहले जो आर्टेमिस वाला आर्टिकल पढ़ा था उसको आप जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के साथ में लिंक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया की जो टाइगर पॉपुलेशन है ना, वो अभी टाइगर पॉपुलेशन 3000 के पार पहुँच चुकी है, ऐसा यहाँ पर टाइगर सेंसस ने दिखाया है। जैसे हमारी जनगणना होती है ना, वैसे यहाँ पर जानवरों की भी जो काउंटिंग वो की जाती है उसको हम लोग सेंसस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक जो नया सेंसस है उसका डेटा अभी कल हमारे प्रधानमंत्री ने रिलीज़ किया है। उस डेटा के अंदर बोला यह गया है कि कहीं ना कहीं जो टाइगर्स की संख्या है पिछले 5 सालों में, पिछले 4 सालों में वो बढ़ती हुई नज़र आई है। जैसे 2006 में कितने टाइगर्स हुआ करते थे, 2006 में लगभग 1411 के आसपास टाइगर्स हुआ करते थे। 2010 में 1706, 2014 में 2226, 2018 में 2967। ठीक है, 2018 में 3000 के आसपास थे टाइगर्स, बट 2022 के अंदर में ये टाइगर्स की संख्या लगभग 3167 हो चुकी है, यानी कि 3167 आपको देखने को मिल जाएगी। तो 2022 में, यानी कि 2022 का जो डेटा आया है वो उसमें अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है टाइगर की देखने को मिली है। बट हुआ क्या है, बोला यह जा रहा है कि जो पॉपुलेशन नज़र आई है ना, ये कहीं पर ज़्यादा हुई है और कहीं पर कम हुई है। जैसे जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं या गैंगेटिक फ्लड वाला रीजन है, तो ये जो दोनों रीजन है यहाँ पर तो पॉपुलेशन ग्रो करी है। लेकिन जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, यानी कि इंडिया के मैप को जब आप सदर्न रीजन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे। जो ये वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे केरला, तमिलनाडु वाला जो रीजन है, यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन कम हुई है। अब की बार यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती हुई नजर आई, जबकि शिवालिक हिल, गंगेटिक फ्लड प्लेन पर टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी है। अब वेस्टर्न घाट्स में टाइगर की पॉपुलेशन जो कम हुई है उसके पीछे कई सारे रीज़न बताए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट वहाँ पे लगातार किया जा रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट इंक्रीज़ होता चले जा रहा है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ चुका है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन कम होती हुई नज़र आई है। समझ में आया? तो ये था हमारा पर्टिकुलर डेटा। ये खासकर ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इस पिक्चर को ज़रूर अपने पास में रख लेना, ये आपको हेल्प कर सकता है कि 2022 में संख्या कितनी है टोटल। तो क्या केवल इतने आर्टिकल को पढ़कर काम हो जाएगा? नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे टाइगर के बारे में डिटेल से जानना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में वहीं से सवाल बनने वाला है कि टाइगर की साइंटिफिक नेम, IUCN स्टेटस, ये थोड़े रेलिवेंट पॉइंट्स हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं टाइगर की, तो इस बाघ का साइंटिफिक नेम क्या होता है? वो होता है पैंथेरा टिग्रिस। और इंडिया के अंदर में जो ये टाइगर पाया जाता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? उसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस, यानी टिग्रिस जो नाम है उसको एक बार और ऐड कर दिया गया है, बस। अब अगर हम टाइगर्स के बारे में डिस्कशन करें डिटेल से, तो बहुत सारी प्रजातियां आपको टाइगर्स की देखने को मिल जाती हैं। बहुत सारी प्रजातियां मतलब दुनिया भर में आप कह सकते हो कि 8 सब प्रजातियां नज़र आती हैं टाइगर की, 8 प्रजातियां।
जिसमें से एक होता है बंगाल टाइगर। मैं आपको 8 प्रजातियों के नाम बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। इसमें से जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं उनके नाम ध्यान रखने हैं। जैसे बंगाल टाइगर, ये इंडिया में पाया जाता है। उसके बाद में कैस्पियन टाइगर, ये टर्की में, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया के अंदर देखने को मिलता है। और सबसे खतरनाक बात यहाँ पर ये कि जो कैस्पियन टाइगर है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि विलुप्त हो चुकी, खत्म हो चुकी है। ये टर्की में पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बंगाल टाइगर अभी देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर में, जिसके आगे एक्सटिंक्ट लगा होगा वो भी ध्यान में रखना है, और इंडिया के अंदर जो पाए जाता है वो भी ध्यान में रखना है। फिर बंगाल और कैस्पियन के बाद में जो तीसरे टाइगर है वो है एमर टाइगर। जो एमर टाइगर है, ये एमर जो नदी है उसके रीजन के आसपास देखने को मिलता है, यानी रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी जिंदा है, एक्सटिंक्ट नहीं है। फिर जवा टाइगर, जो जवा टाइगर है ये नाम से पता चला इंडोनेशिया के अंदर जो जवा है वहीं पर ये पाए जाते हैं, और ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। फिर साउथ चाइना टाइगर, चाइना के सदर्न रीजन में आपको ये टाइगर्स देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं बाली टाइगर, इंडोनेशिया में बाली में पाए जाते हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अगेन। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सुमत्रन टाइगर, ये भी इंडोनेशिया के सुमत्रा वाले रीजन में पाए जाते हैं, ये अभी जिंदा हैं। फिर उसके बाद में इंडो चाइनीज़ टाइगर, ये बेसिकली पूरे साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेंगे, चाइना, इंडिया सभी जगह पर पाए जाते हैं, तो ये भी यहाँ पर अभी हैं इनकी पॉपुलेशन। तो इन 8 में से कितनी प्रजाति एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं? इन 8 में से कम 3 प्रजाति एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक कैस्पियन वाली, दूसरी यहाँ पर जावा टाइगर, और तीसरी यहाँ पे है बाली टाइगर। ठीक है, ध्यान रखोगे। आगे आते हैं। अब इतना ज़्यादा खतरा यहाँ पर इनको बढ़ चुका है, जैसे कि ये प्रजातियाँ ख़त्म हो रही है क्योंकि इनको खतरा बढ़ा। खतरा कैसे बढ़ा कि जहाँ जहाँ पर ये टाइगर्स पाए जाते हैं वो जो फॉरेस्ट है उसको लगातार डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। टाइगर की हंटिंग काफ़ी की गई है ना, उनको काफ़ी बार यहाँ पे कह सकते हो उनका शिकार किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं खतरा इनको बढ़ता चला गया। अब इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, क्योंकि अब खतरा है तो इसके लिए यहाँ पर इनकी सुरक्षा के लिए इनको प्रोटेक्शन स्टेटस दिया गया। तो ये चीज़ एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछी जाती है, आपसे पूछा जा सकता है टाइगर्स के बारे में। तो जैसे कि सबसे पहले कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में टाइगर्स को कहाँ पे कवर किया गया है, तो शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 में रखने का मतलब है कि आप यहाँ पर इनको पूरी तरह से सुरक्षा दोगे, और अगर इन टाइगर्स का कोई शिकार करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर हाई पेनल्टी यानी कि जो फाइन वगैरह है वो चार्ज किया जाएगा। फिर IUCN की बात करते हैं, तो IUCN में इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया, यानी कि ये जो प्रजाति है टाइगर की ये बहुत ज़्यादा खतरे में नज़र आती है, आप ऐसा कह सकते हो। बाकी साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अपेंडिक्स 1 में रखने का मतलब है कि आप इसका जो इंटरनेशनल व्यापार वगैरह है वो इतने आसानी से नहीं कर सकते, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्व्स कितने हैं, अब ये आप बताओगे 53 हैं या कितने हैं? ज़रा फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन आप बताओ। पिछली बार आपसे पूछा था तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने गलत बताया था। तो भारत में आज के समय में टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, फटाफट बताओ। अभी मैं आपको थोड़ा और डिटेल बताता हूँ। जितने भी भारत में टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें से जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा, वो है बोर टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। अब टाइगर की पॉपुलेशन का स्टेटस क्या है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अभी 2022 के समय पर आप देख पाओगे 3000 से ज़्यादा ही टाइगर की पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी। टाइगर की पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर बढ़ रही है या फिर कह सकते हो सीमित है, तो वो इंडिया, नेपाल, भूटान, रशिया, चाइना में आप देख पाओगे अच्छी खासी पॉपुलेशन नज़र आती है। और सबसे ज़्यादा जो टाइगर पाए जाते हैं दुनिया में वो कौन से देश में पाए जाते हैं, वो इंडिया में ही पाए जाते हैं। इवन मैं अगर ये कहूँ कि दुनिया भर में जितने भी टाइगर्स पाए जाते हैं उसका 70% जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या भारत में ही केवल देखने को मिल जाती है। तो इंडिया के अंदर में आप देखोगे हम लोगों ने टाइगर की पॉपुलेशन डेफिनेटली डबल की है, और ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से हमने पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया है। अब जो ये टाइगर सेंसस है ये हर 4 साल में किया जाता है। तो आखिरी कब हुआ था? 2018 में। फिर उसके बाद कब होना था? 2022 में। तो 2022 का साल पूरा ख़त्म हो गया है। तो 2022 में जो सर्वे हुआ है उसके तहत पता ये चला कि हमारे पास में टाइगर की पॉपुलेशन 3000 से ज़्यादा हो चुकी है, 3167। ये था हमारा कंप्लीट आर्टिकल का एनालिसिस। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो ना। उसके बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। हुआ क्या है कि जो हमारी टेलीकॉम अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने 120 सेंडर IDs को अभी ब्लॉक किया है, क्योंकि उनका जो लिंक है वो चाइना के साथ में था, इस वजह से। तो हुआ क्या, हमारी केंद्र सरकार ने बहुत सारे जो हेडर्स हैं जो कि यहाँ पर उनका चाइना के साथ में लिंक था उसको ब्लॉक कर दिया। हेडर क्या होता है? बेसिकली एक सेंडर ID,
या कह सकते हो कि एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, कुछ यूनिक से कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। वो एक पर्टिकुलर कंपनी को या ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, एक सेंडर आईडी होती है बेसिकली। तो उस प्रकार की आईडी बहुत सारे बैंक, मार्केटिंग कंपनी के थ्रू यूज़ की जाती हैं, बड़े बड़े मैसेजेस आपको भेजे जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर उनका चाइनीज़ लिंक देखने को मिला है, जैसे कि वेस्ट बंगाल का भी जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है ना, इन्होंने भी यहाँ पर चाइनीज़ होस्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था और चाइनीज़ होस्ट ने बेसिकली यहाँ पर उस पूरे कंपनी को टेक ओवर कर लिया है। तो कई बार जो यहाँ पे हेडर भेजे जाते हैं, इस प्रकार के सेंडर आईडी भेजी जाती है, उनका मिसयूज़ भी किया जाता है कंज्यूमर्स को चूना लगाने के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जिन जिन के साथ में चाइना का लिंक था, बेसिकली 120 के आसपास सेंडर आईडीज़ देखने को मिली हैं ऐसी, उनको यहाँ पे ब्लॉक किया गया। खास बात नहीं है कुछ, बस खाली इतना सही पॉइंट ध्यान में रखना है। आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेज पर जितने भी आर्टिकल हैं सब के सब बहुत रेलिवेंट होने वाले हैं। तो टाइगर की पॉपुलेशन वाला आर्टिकल हम डिस्कस कर ही चुके हैं, वो रिपीटेड आर्टिकल है। ठीक है, अब ये वाला आर्टिकल हमारे लिए बहुत काम का है। क्या बात कर रहे हैं, हमारी केंद्र सरकार प्लान कर रही है कि जो लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है उसको और ज़्यादा बेहतर किया जाए, इसके अंदर बदलाव किए जाएं, ताकि हम इस स्कीम में ज़्यादा कवरेज कर सकें, इस स्कीम के फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हों। अब स्कीम का नाम क्या है, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। जब मैं बात करता हूँ लाइव स्टॉक की, तब हम बात कर रहे होंगे किसकी, गाय और भैंसों की। गाय भैंस को जो पाला जाता है, पशुपालन की बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब आप कहोगे लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, जैसा इंसान का इंश्योरेंस होता है, इंसान का बीमा होता है, वैसे यहाँ पर ये पशु का बीमा भी होता है क्या? हाँ, तो यहाँ पर ये एनिमल इंश्योरेंस, हम पशु कह सकते हो, पशु बीमा इसको हम लोग बोलते हैं। तो जो गाय भैंस हैं, जो खासकर यार दुधारू एनिमल हैं, जो बहुत सारा दूध यहाँ पर देने का काम करते हैं, खासकर ये गाय और भैंस, इनका इंश्योरेंस भी किया जाता है, ताकि अगर किसी कारणवश यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है इन जानवरों की, तो इससे जो व्यक्ति इनको पाल रहा था उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये जो इंश्योरेंस स्कीम है वो चलाई जाती है, ताकि इंश्योरेंस का पैसा जो है उस व्यक्ति को मिल जाए जो यहाँ पर पाल रहा था और वो दूसरा जानवर लेकर आ सके। तो हुआ क्या, केंद्र सरकार ने बोला कि जो ये लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है ना, ये अभी सही से काम नहीं कर रही है। इसका कवरेज 2021-22 तक देखोगे बढ़िया था, लेकिन 2022-23 में एक भी इंसान को कवर नहीं किया गया है इस स्कीम के अंदर में। तो हमारा मकसद है कि हम इस स्कीम को बदलें, और सरकार डिसाइड कर रही है कि बिल्कुल ये पूरी की पूरी जो स्कीम है इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं, यानी कि लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम को पूरा हटाकर एक नई स्कीम लेकर आई जाएगी। उसका क्या नाम होगा, कॉम्प्रहेंसिव लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इस वाली स्कीम को हटा देगा, क्योंकि एक दूसरी स्कीम लेकर आएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सभी चीज़ों को कवर करेगी। अब देखो, एक सिंपल सी बात है, कोई पर्सन है, ठीक है, अब डेयरी फार्मर है, उसने क्या किया है, कोई गाय भैंस पाल रखी हैं, अब वो यहाँ पर उसके ऊपर इंश्योरेंस ले रहा है। अब कितनी गाय भैंस के ऊपर इंश्योरेंस ले सकता है, 5 के ऊपर यहाँ पर वो इंश्योरेंस ले सकता है, बीमा करवा सकता है उनका। अब इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको पता होगा, जितना इंश्योरेंस आप करवा रहे हो ना, उसका कुछ अमाउंट जाता है, आपको कुछ प्रीमियम जो है वो पे करना होता है। आपको कुछ पैसा भी मिलेगा, लेकिन प्रीमियम जो होता है वो यहाँ पर पे करना पड़ता है। तो हुआ क्या, अभी बोला यह जा रहा है कि जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये वाले यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, उनके लिए प्रीमियम को माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान को प्रीमियम भरना पड़ेगा, उसके बाद इंश्योरेंस हो पाएगा। प्रीमियम नहीं भरोगे तो इंश्योरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अमाउंट भरना पड़ता है, तो इनके लिए यहाँ पर इसको छोड़ने के लिए बात की गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कम्युनिटीज़ के लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है। इस चक्कर में यहाँ पर वो लोग इस स्कीम के अंदर में कवर नहीं हो पाएंगे अगर उनसे प्रीमियम लिया जाएगा तो इसलिए उनके लिए प्रीमियम माफ़ कर दिया जाए, ताकि हम अपने इस स्कीम में जो कवरेज है उसको बढ़ा सकें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इस स्कीम के तहत बेनिफिट दिए जा सकें। बात क्लियर हो गई। अब देखो, यहाँ पर एक पैनल ने यहाँ पे ये भी बताया है कि जो ये लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है ना, 2021-22 में इसने लगभग 1,74,061 को इंश्योरेंस किया था। इतना का यहाँ पर जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करवाया था, लेकिन 2022-23 में ये इंश्योरेंस ज़ीरो हो गया है। एक सिंगल एनिमल का, एक भी जानवर का इंश्योरेंस नहीं हुआ है, एक भी पशु बीमा नहीं देखने को मिलेगा। तो अब इसको बदल कर हम एक डिटेल से इंश्योरेंस स्कीम लेकर आने वाले हैं जो कि पूरी तरह से लाइव स्टॉक को कवर करेगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब देखो, यहाँ पर इतना आर्टिकल पढ़ना इनफ नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ में मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है, और ना केवल प्रीलिम्स में, मेंस में ही पूछ चुका है। वो भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे भारत के लाइव स्टॉक सेक्टर के बारे में, यानी कि जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, पूरा गाय भैंसों का पूरा सेक्टर जो देखने को मिलेगा,
इसकी स्थिति भारत में कहाँ पर है, कहाँ पर स्टैंड करती है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की, पशुपालन की बात करते हैं, तो देखो ये जो पशुपालन है ना, ये हमारे एग्रीकल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है, एग्रीकल्चर का बहुत लंबे समय से हिस्सा बना हुआ है। हालांकि आज के समय में इसको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस मिल रहा है, लेकिन एक समय था हम पहले फसलों को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, लेकिन इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारे पशुपालन है उसके ऊपर फोकस नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, तो इंडिया की खास बात यहाँ पर यह है कि भारत ना एक कह सकते हो लाइव स्टॉक के मामले में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है भारत में, यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार की जो ब्रीड्स हैं इन जानवरों की वो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अलग अलग स्पेशल ब्रीड्स देखने को मिल जाती हैं, जो कि कोई कोई ब्रीड ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे समझाया गया है कि जो लाइव स्टॉक सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन भारत की अर्थव्यवस्था में कैसा है, यानी अर्थव्यवस्था में इंडिया की इकोनॉमी में इसका कितना बड़ा योगदान है। तो जब बात करते हैं लाइव स्टॉक सेक्टर की, तो 2014-15 और 2020-21 को देखोगे तो इन अगर 5 सालों में आप देखो ना, तो लगभग 7.9% की ग्रोथ हुई है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। फिर 2014-15 से 2020-21 में आप देखोगे और ज़्यादा ग्रोथ हुई है ना। तो ये जो ग्रोथ है लगातार बढ़ती चली गई है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। और न केवल ग्रोथ बढ़ी है, इसका जो बेसिकली कह सकते हो कि इम्पैक्ट है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ा है, इकोनॉमी बेहतर हुई है। क्यों? क्योंकि जो गाँव वाली फैमिलीज़ हैं उनको रोज़गार मिला है, और खासकर कभी कभी ऐसा होता है जो किसान है ना वो फसल उगा रहे होते हैं और साथ ही साथ में उनके घर में गाय भैंसें भी होती हैं। आपने देखा होगा गाँव के अंदर ज़्यादातर ऐसे ही होता है। अब कभी कभी क्रॉप फेल मार जाती है अलग अलग कारण की वजह से, कई बार बारिश ज़्यादा हो गई या कुछ ऐसे डिजास्टर्स हो गए जिसके चक्कर में फसल इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करी, उन फार्मर्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसकी भरपाई आप कह सकते हो वो जानवर का जो दूध है उसको बेचकर पूरा कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा जो सपोर्ट है वो इसी सेक्टर का है। कितना बड़ा सपोर्ट है? लगभग कह सकते हो कि जो हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था है उसमें 5%, कितना 5% कॉन्ट्रीब्यूशन इसी इकोनॉमी का है, इसी लाइव स्टॉक सेक्टर का है। क्योंकि 80 मिलियन डेली फार्मर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, कितने 80 मिलियन, और 1 मिलियन में 10 लाख हो रहे हैं, तो 80 मिलियन जो फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं डेयरी फार्मर्स से, वो डेयरी फार्मर्स हमारे यानी कि दूध वाले सेक्टर से रिलेटेड काम कर रहे हैं वो। ठीक है, अब देखो इंडिया के अंदर में जो ये अलग अलग ब्रीड्स पाई जाती हैं, इन गाय भैंसों की जो स्पीशीज़ हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार की वैरायटीज़ देखने को मिलती है। जैसे अभी ना इंडिया में जनवरी 2023 तक बात करें, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा की बात करें, लेटेस्ट बिल्कुल जनवरी 2023 तक इंडिया में टोटल 212 के आसपास बेहतरीन ब्रीड्स देखने को मिल जाती हैं, सबसे बढ़िया ब्रीड्स देखने को मिल जाती हैं। उसमें से अभी हाल ही में 10 नई ब्रीड को जोड़ा गया है, जैसे मेघालय की मसीलुम कैटल है, फिर उसके बाद में राजस्थान का संकोरी कैटल है, महाराष्ट्र का कठानी कैटल है। इस प्रकार से कई सारी जो महाराष्ट्र की जो एक और भैंस है जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णथड़ी बफेलो, तो इस प्रकार के यहाँ पर कुछ भैंसें हैं, गायें हैं, बकरियाँ हैं। सोजत गोट राजस्थान की है, करूली गोट राजस्थान की है, गुजारी गोट राजस्थान की है। तो इनकी जो दूध देने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनकी जो ब्रीड्स हैं ना, ये ब्रीड्स काफ़ी स्पेशल ब्रीड्स हैं। तो इंडिया में इस प्रकार की स्पेशल ब्रीड्स बहुत सारी पाई जाती हैं। ये इंडिया के लिए एक कह सकते हो अच्छी बात है। अब हुआ क्या है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, कुछ दिक्कतें भी हैं इंडिया में जो खासकर लाइव स्टॉक सेक्टर बुरी तरह से लेकर उनको सफ़र कर रहा है। जैसे पहली प्रॉब्लम एनिमल डिजीज़ का बढ़ना, और अभी कुछ दिन पहले हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था, है ना, द हिंदू के वीडियो में कवर किया था लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। तो भारत के अलग अलग राज्यों में पूरी तरह से जो लंपी स्किन डिजीज़ है वो गायों में फैल गया था, और कई लाखों गायें यहाँ पर मारी गई हैं लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से। तो कभी कभी यहाँ पर इस प्रकार का जो ये एनिमल डिजीज़ है वो फैल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक होता है, जैसा अभी हमने रिसेंटली देखा था। तो लाइव स्टॉक सेक्टर को ये इसका सबसे बड़ा झटका लगता है। फिर दूसरा यहाँ पर कारण है लैक ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज, यानी कि आज के समय में भी जो ज़्यादातर फार्मर्स फोकस कर रहे हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि फसलों का उत्पादन वगैरह ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, जो लाइव स्टॉक है इसके ऊपर प्रॉपरली इतना अटेंशन लोग दे नहीं रहे हैं, इसकी चक्कर में भी आप कह सकते हो कि इसकी प्रोडक्टिविटी इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। समझ गए? आगे आते हैं। अब देखो यूपीएससी ने 2012 में इसी प्रकार का इन्हीं फार्मिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। ये जो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मिक्स्ड फार्मिंग का? तो ऑप्शन 1 बोलता है अगर हम लोग कैश क्रॉप और फूड क्रॉप दोनों को उगा रहे हैं तो वो मिक्स फार्मिंग कहलाती है, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा फसलें उगा रहे हैं एक ज़मीन में तो वो मिक्स फार्मिंग कहलाती है, या फिर एनिमल्स को यानी कि पशुपालन करना साथ ही साथ में फसलों को उगाना, पशुपालन भी करना और फसलों को साथ में उगाना,
इन दोनों को मिलाते तो क्या ये मिक्स फार्मिंग का कैरेक्टरिस्टिक है या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एनिमल्स का पशुपालन। बेसिकली वही पशुपालन हो गया और साथ ही साथ में क्रॉप्स को यहाँ पर कल्टीवेट करना। तो अगर इन दोनों को साथ में किया जा रहा है तो वो मिक्स फार्मिंग का ही एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो अभी जब हम एडिटोरियल डिस्कशन पर आएंगे ना, तो मैं आपको मेंस का क्वेश्चन देता हूँ, याद है? तो आज का जो मेंस का क्वेश्चन देने वाला हूँ मैं, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड देने वाला हूँ और वो क्वेश्चन होगा जो कि यूपीएससी पहले 2015 में पूछ चुका है। मतलब आज का मेंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पहले पूछ चुका है, यानी कि आज क्वेश्चन जब आप लगा रहे होंगे तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, आगे आते हैं, पहले अगले आर्टिकल को देखते हैं। अगला आर्टिकल यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये क्या बात करता है, सुप्रीम कोर्ट टू हियर टुडे प्लीज ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। अब इसका पूरा मतलब क्या है, इसको समझेंगे थोड़ा डिटेल से। ये आर्टिकल भी काफ़ी चर्चा में, पिछले साल नवंबर, दिसंबर, फिर अभी जनवरी में चर्चा में था, फरवरी में चर्चा में था, हाँ मार्च में शांत था, लेकिन अभी ये फिर से चर्चा में आ चुका है। मैटर क्या है समझते हैं। देखो हुआ क्या है ना, इंडिया में काफ़ी सारी माइनॉरिटीज़ रहती हैं। माइनॉरिटीज़ मतलब अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या थोड़ी कम है। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब देखो बोला गया है कि इंडिया में हिंदू जो है वो मेजोरिटी में है ना, हिंदू कम्युनिटी मेजोरिटी में, हिंदू ज़्यादा है, बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं वो माइनॉरिटी में देखने को मिल जाती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक पिटीशन डाली गया है, याचिका डाली गई और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि आप ये तो देख रहे हो कि हाँ इंडिया के लेवल पर, नेशन के लेवल पर देख रहे हो कि हाँ कौन मेजोरिटी में, हिंदू मेजोरिटी में है, ये देश के लेवल पर है, लेकिन आपको करना क्या चाहिए, स्टेट लेवल पर डेटा निकालना चाहिए, राज्य के स्तर पर। कई सारे राज्य ऐसे हैं, 10 राज्य लगभग ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक के अंदर में आते हैं। ठीक है, वहाँ पे दूसरी कम्युनिटी मेजोरिटी में है। तो वो चीज़ यहाँ पर डेटा हमें पता होना चाहिए और उस डेटा के हिसाब से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो जो जो राज्य जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी में आ रहे हैं उनको भी वो बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो कि नहीं मिल रहे हैं उनको। ठीक है, यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक में आ रहे हैं, माइनॉरिटीज़ में आ रहे हैं, तो उनको भी वहाँ पे वही वाले बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो कि सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को मिल रहे हैं, लेकिन उन हिंदी कम्युनिटी को नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो अभी यहाँ पर ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ का जो पूरा मैटर है इसकी सुनवाई आज करने वाला है। तो आज यहाँ पे काफ़ी सारी जो डिटेलिंग्स है वो यहाँ पे हमको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो लगभग कई सालों से, वैसे तो बहुत साल हो गए जो मैटर चल रहा है, बहुत समय से मैं यहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कस करता आ रहा हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने 9 राज्यों में जो हिंदू है ना उसको, मतलब हिंदुओं को अल्पसंख्यक जो है वो देखा जाता है, मतलब 10 राज्यों में लगभग हिंदू अल्पसंख्यक की तरह देखे जाते हैं, वहाँ पे माइनॉरिटी में हिंदू है ना, तो उनको माइनॉरिटी का दर्जा देना चाहिए, इसकी प्रकार की मांग भी की गई थी सुप्रीम कोर्ट से। बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर इस केस को सही से देखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन राज्यों से सुनवाई करवाई है कि इनसे डेटा मांगा कि भाई अपना डेटा ला के दो हमें। कुछ राज्यों ने डेटा दिया है अभी और कुछ राज्यों ने डेटा नहीं दिया है। तो अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उनसे डेटा भी मांग रहा है कि पहले हमारे पास में एक डेटा होगा क्लियर, फिर उसके बाद हम यहाँ पर कुछ अपनी सुनवाई करेंगे। अब इस पूरे आर्टिकल के बेसिस पर, क्योंकि आर्टिकल तो छोटा सा था, कहानी इतनी सी थी, अब इसके बेसिस पर आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ का स्टेटस क्या है, अल्पसंख्यक की स्थिति क्या है। तो सबसे पहली चीज़ मुस्लिम्स, ध्यान रखना, मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, ज़ोरास्ट्रियन यानी कि पारसीज, ये जो कम्युनिटीज़ हैं इनको यहाँ पे माइनॉरिटी सेक्शन में कवर किया गया है, ये अल्पसंख्यक कम्युनिटी कहलाती हैं। अच्छा, कोई कानून वगैरह है क्या? हाँ, एक कानून है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992, 1952 का ये कानून है। इसका जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 क्लॉज सी, इसी के अंदर में यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो कम्युनिटीज़ मैंने ऊपर नाम बताई हैं इनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है कि ये अल्पसंख्यक कम्युनिटीज़ हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि माइनॉरिटी का स्टेटस, ये जो दर्जा है इंडिया में देता कौन है? तो ये हमारी केंद्र सरकार है जो डिसाइड करती है कि किसको माइनॉरिटी का स्टेटस हमारे इंडिया में मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार खुद से डिसाइड नहीं करती है, उसको एक कानून का यूज़ करना पड़ता है, यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के तहत ये सारा काम किया जाता है। और फिर उसके बाद में कुछ कम्युनिटीज़ जो कि माइनॉरिटी होंगी उनको हम सेक्शन 2C के अंदर में लेकर आएंगे और उनको यहाँ पर माइनॉरिटी सिटीज़न का जो दर्जा है वो देंगे, उन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए। अब बात यहाँ पर यह है कि केंद्र सरकार ने अभी तक कितनी कम्युनिटीज़ है जिनको माइनॉरिटी का स्टेटस दे चुके हैं? तो लगभग 6 कम्युनिटीज़ हैं। स्टार्टिंग में 6 कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर आप देख पाओगे, वैसे 6 कम्युनिटीज़ हमारी जिनको हम अपने देश में माइनॉरिटी का स्टेटस देते हैं। स्टार्टिंग में 5 थी वैसे। अक्टूबर 1993 में लगभग मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी तक को ही यहाँ पर केवल और केवल माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया था।
बाद में जनवरी 2014 में हमारी केंद्र सरकार ने इसी लिस्ट में जैन्स को भी ऐड करते, तो जैन्स को भी यहाँ पर माइनॉरिटी का दर्जा आज के समय पर दिया जाता है, वो भी अल्पसंख्यक वाली कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर हम राज्यों के स्तर पर बात करें, क्योंकि ये देश के लेवल पर डेटा हमने डिस्कस किया है कि देश में कौन सी कम्युनिटी किस लेवल पर है। अब अगर हम बात करते हैं स्टेट वाइज, तो काफ़ी सारे स्टेट वाइज देखो डेटा यहाँ पर माना नहीं जाता है, तो इसी वजह से मांग ये की गई कि भाई आप स्टेट वाइज डेटा निकालो। महाराष्ट्र के अंदर में कुछ ऐसे स्टेट हैं, है ना, कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पर ज्यूज माइनॉरिटी में है, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर और कम्युनिटीज़ माइनॉरिटी में है, लगभग 10 राज्य ऐसे इंडिया में जहाँ पर हिंदूज माइनॉरिटी में है ना। तो ये डेटा निकालने की मांग जो है वो की गई है कि भाई इस डेटा को निकालो और जो माइनॉरिटी में आ रहे हैं आप उनको माइनॉरिटी का दर्जा दो कि हाँ इस राज्य में ये कम्युनिटी माइनॉरिटी में है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। सुप्रीम कोर्ट आज इस मैटर को देखने वाला है। अब बात करते हैं कि जो भी अल्पसंख्यक है ना, इनको लेकर हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजंस नज़र आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है माइनॉरिटीज़ को लेकर, तो जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है ना, वो यहाँ पर कुछ राइट्स, कुछ हक देता है हमारे माइनॉरिटीज़ को। फिर आर्टिकल 29 क्या करता है, देखो आर्टिकल 29 ना माइनॉरिटीज़ के जो हित हैं उसमें उनकी जो प्रोटेक्शन है वो देता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई भी सिटीज़न है जो माइनॉरिटी में है, उसकी एक अलग भाषा है, उसका अपना एक संस्कृति है, तो उसको हक देता है कि वो अपनी संस्कृति को बचा सके, उसको यहाँ पर प्रोटेक्शन दे सके, तो उसके पास में एक फंडामेंटल राइट है ये। फिर आर्टिकल 29 में आप यहाँ पर देख पाओगे एक और चीज़ बोली गई है कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ में, चाहे वो रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या किसी और कारण को लेकर कोई भेदभाव आप नहीं कर सकते। तो इसके तहत यहाँ पर सभी को प्रोटेक्शन मिलती है और माइनॉरिटीज़ को भी प्रोटेक्शन मिलती है। ये होता है हमारा आर्टिकल 29। फिर आर्टिकल 30 क्या मेंशन करता है, देखो आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 यानी 29 ये जो हमारे संविधान के ना, ये कहीं पर भी माइनॉरिटीज़ को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, अल्पसंख्यक को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, बट यहाँ पर जैसे राइट्स इसमें बताए गए उन राइट्स के बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और साथ ही साथ में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में यहाँ पर चीज़ों को क्लासीफाई कर रखा है कि कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ यानी रिलीजियस के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर आपको माइनॉरिटीज़ देखने को मिल जाएंगी, उनके बारे में यहाँ बात करता है। और भाषा के आधार पर कुछ माइनॉरिटीज़ देखने को मिल जाएंगी, है ना, जो खासकर भाषा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये भाषा बोलते हैं और ये बहुत कम लोग हैं जो ये वाली भाषा बोलते हैं, यानी कि भाषा के आधार पर भी आपको माइनॉरिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो उस पर्पज़ से यहाँ पर लोगों को क्लासीफाई किया जाता है इस पूरे सेक्शन के अंदर में, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीधा जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमिक में लिंक कर पाओगे। तो जो पी चिदम्बरम साहब हैं, इनका एक स्टेटमेंट निकल कर आया, कांग्रेस के लीडर हैं, ये सीनियर लीडर हैं। इन्होंने ये बोला है कि जो अभी मुद्रा लोन्स का अनाउंसमेंट किया गया है ना कि सरकार मुद्रा लोन्स देगी छोटे छोटे बिजनेस के लिए, वो लोन जो है ना छोटे बिजनेस के लिए तो है, लेकिन वो लोन कुछ ज़्यादा ही छोटा है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है कि भाई आप कितना ही छोटा बिजनेस हो, आप उनको 50,000 रुपये तक का लोन दे रहे हो, तो वो लोन यहाँ पर उस बिज़नेस के लिए बहुत कम नहीं है, चाहे वो कितना ही छोटा बिजनेस हो उसके लिए 50,000 रुपये बहुत कम है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने बोला है। यानी कि मुद्रा लोन का एक छोटा सा क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलेगा। तो आप कहोगे सर आप स्टेटमेंट वाले आर्टिकल तो डिस्कस करते नहीं हो, आज कैसे डिस्कस कर दिया? आज इसलिए डिस्कस कर दिया क्योंकि ये जो लोन है, ये जो मुद्रा लोन है, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, किसने क्या बोला ये आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, बट एग्जामिनेशन के लिए और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए मुद्रा लोन क्या है, कैसे काम करता है, कौन लेकर आया, कौन सी मिनिस्ट्री में आ रहा है, ये हमारे काम की पॉइंट है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर इस आर्टिकल को कवर किया गया। चलो समझते हैं मुद्रा लोन्स के बारे में। स्क्रीन पर नीचे देखना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मुद्रा लोन्स की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, अब मुद्रा लोन कौन ऑफर करता है? देखो इसको हम लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर में ऑफर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक बहुत पुरानी योजना है, लगभग 2015 में लॉन्च की गई थी, और इस योजना का मकसद यही था कि जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनकी हम मदद करें और उन बिज़नेस को बढ़ाएं आगे, उन बिज़नेस को आगे बढ़ावा दिया जाए, उनको यहाँ पर सक्सेस अचीव करने में उनकी हेल्प की जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पर जो मकसद था वो PMMY के अंदर में था, यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर में। और इस योजना के अंदर में बोला गया था कि लगभग 10 लाख रुपये तक का हम सपोर्ट देंगे जो हमारे नॉन कॉरपोरेट और नॉन फार्म बिजनेसेस हैं, यानी छोटे छोटे बिजनेस हैं जो फार्मिंग सेक्टर से रिलेटेड नहीं हैं, उनको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर मुद्रा स्कीम में बोला गया था। इस लोन का पर्पस बस इतना ही था कि हम बिजनेस एक्सपेंशन को यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकें। बट जब हम बात करते हैं मुद्रा योजना की, तो मुद्रा लोन यहाँ पर कैसे दिए जाएंगे? देखो ये जो लोन है ना, ये कमर्शियल बैंक छोटे छोटे हो गए, रीजनल रूरल बैंक हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, है ना, फिर उसके बाद में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, ये सारे बैंक यहाँ पर ये लोन दे सकते हैं। बहुत छोटे अमाउंट में यहाँ पर लोन दिया जाएगा। तो छोटे बिजनेसेस के लिए यहाँ पर जो लोन है वो 50,000 तक का है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर क्रिटिसिज्म यहाँ पर ये करते हैं
इनका कहना है कि 50,000 रुपये बहुत कम है। सबसे छोटा लोन शिशु लोन है, फिर किशोर है, फिर तरुण है। ये अलग अलग यहाँ पर प्रकार के नाम दिए गए हैं लोन को। शिशु लोन 50,000 रुपये तक देगा, किशोर में 50,000 से 5 लाख रुपये तक, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक यहाँ पर कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो मतलब लोन की शुरुआत है 50,000 रुपये से हो रही है। बहुत कम यहाँ पर अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा, वो चीज़ मेंशन की जाती है खासकर छोटे बिजनेस के लिए। ठीक है, ये आर्टिकल क्लियर हो गया। उसके बाद अगले पेज पर सारी की सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, सभी पॉलिटिकल न्यूज़ है, सबको यहाँ पर आप स्किप कर सकते हो। फिर इकलौता आर्टिकल मिलता है हम लोग को यहाँ पर, ये वाला। अब इसमें भी कुछ काम की चीज़ नहीं है, ये वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जामिनेशन मतलब IBPS और ये जो एग्जामिनेशंस होते हैं हमारे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली नाम पूछा जा सकता है। हुआ क्या है, एक इंडियन अमेरिकन है जिनका नाम है CR राव। इनको अभी नोबेल प्राइज़ दिया गया है स्टैटिस्टिक्स के अंदर में। किसमें? स्टैटिस्टिक्स में। आप पढ़ते हो ना स्टैटिस्टिक, बार ग्राफ और ग्राफ, ये सारे डायग्राम्स वगैरह करते हो, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। तो इंडियन अमेरिकन एक स्टैटिस्टिशियन है जिनका नाम है CR राव। ठीक है, यानी कि केलमपुडी राधाकृष्णन राव। तो इनको अभी 2023 का इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स जो है वो दिया गया है। तो जो इंटरनेशनल प्राइज़ स्टैटिस्टिक्स है ना, ये बिल्कुल नोबेल प्राइज़ के बराबर है। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये लगभग कह सकते हो हर 2 साल में एक बार दिया जाता है, और अब की बार यहाँ पर इनको मिला है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या था वो यहाँ पर समझाया गया। वो एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। कब पैदा हुए, कितने साल के हैं, 102 साल के हैं, कहाँ से पढ़ाई की है, कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है, ये कुछ भी नहीं पूछने वाले आपसे। वही चीज़ यहाँ पे कवर की गई है। बस ऊपर की हेडिंग ध्यान रखना, वो भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद आते हैं हमने अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। तो आज का एडिटोरियल थोड़े काम के हैं, और खासकर ये इकलौता एडिटोरियल आज का काम का है। मंडे में हमारा बिजनेस का पेज नहीं आता है, तो बिजनेस का पेज हमारे पास में कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। एक आर्टिकल ये भी है, कल मैं इसको पूरा डिस्कस कर चुका हूँ, बिल्कुल डिटेल से कवर कर चुका हूँ, बिल्कुल सिमिलर आर्टिकल है। थोड़ा टाइम बचता है वीडियो के अंत में, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था। तो आज का मेंस का क्वेश्चन इसी लाइव स्टॉक सेक्टर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आप देख पाओगे, 2015 में UPSC ने 2015 में पूछा था। तो आज का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना इंपॉर्टेंट भी है। आप आज का क्वेश्चन लिख रहे होंगे, इसका मतलब UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है, लाइव स्टॉक रियरिंग हैज़ अ बिग पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन रूरल एरियाज़। गाँव में जो लाइव स्टॉक रियरिंग है, इस प्रकार से गाय भैंसों का पालन करना, इसमें बहुत ताकत है कि ये नॉन फार्म रोज़गार दे सके लोगों को, और गांव के लोगों के लिए इनकम जनरेट कर सके। यानी कि जो लोग एग्रीकल्चर में फसल वगैरह उगाने में नहीं है, उन लोगों को यहाँ पे इस वाले सेक्टर से सपोर्ट मिल सकता है, और इसमें ताकत भी है इसकी। तो आपको डिस्कस करना है ये जो पूरा सेक्टर है ना, इसको हम लोग कैसे आगे प्रमोट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं इसको, जिससे हम लोग आगे बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, तो उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है आपको समझाना है। हिंदी में भी रीड कर देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार और आय प्रदान के लिए पशुधन पालन में काफ़ी संभावनाएं हैं। भारत में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने पर चर्चा करें। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरा मेंस का टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वहाँ पे 50,000 लोग जुड़ चुके हैं और डेली आंसर लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर को लिखकर वहाँ पर सबमिट कर सकते हो। आंसर को लिखकर जब सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम करना है, जो मैं हर रोज़ बोलता हूँ, एटलीस्ट 15 मिनट लगाकर सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे तो बहुत फ़ायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में खुद लिख पाओगे, जो आप लिख नहीं पाए हो या आपने सोचे नहीं थे। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो सामने वाले की मिस्टेक है, आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर आपको एक इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप रन कर रहा है। नाउ आते हैं हम लोग अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पर। ये जो एडिटोरियल है ये बात करता है अवेटिंग लिफ्ट ऑफ इनटू द सेकंड स्पेस एज। अंतरिक्ष की बात करने वाले हैं राकेश सूद साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। बोला गया है कि देखो, इंडिया का जो इसरो है, डेफिनेटली कोई संदेह वाली बात नहीं है, उसकी ग्रोथ एक ऐसी ग्रोथ है जो कि इंसान के रोंगटे खड़ी कर दें। इसरो एक समय पर क्या था और आज क्या है, ये दुनिया भर के देश जानते हैं कि इंडिया की खासकर जो स्पेस एजेंसी इसरो, उसकी ग्रोथ किस प्रकार की रही है और कितनी मेहनत यहाँ पर इन सभी साइंटिस्ट ने की होगी, जिनकी वजह से यहाँ पर जो इसरो है वो यहाँ तक पहुँच पाया है। ठीक है, तो इसरो डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया की एक बहुत बड़ी प्राइड आपको देखने को मिलेगा। मतलब कई सारे देश ऐसे हैं जो अभी भी यहाँ पर अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च नहीं कर पाते, बट इंडिया दूसरे देशों की सैटेलाइट्स लॉन्च करने का सक्षम अपने पास में रखता है। तो उसको लेकर यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं, ये जो स्पेस एज है ना, ये पूरे अंतरिक्ष का जो पूरा का पूरा एरा है,
ये स्टार्ट हुआ था 1957 में, यानी सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करने की शुरुआत 1957 में हुई। सबसे पहली जो सैटेलाइट लॉन्च की गई थी वो थी स्पुतनिक 1, आपको पता होगा यूएसएसआर की सैटेलाइट थी। कौन सी? स्पुतनिक 1। फिर उसके बाद यहाँ पर एक यूरी गैंगरिन, ये वर्ल्ड के फर्स्ट पर्सन बने। यूरी गैंगरिन पहले व्यक्ति बने जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया, स्पेस में जाने वाले पहले पर्सन बने। फिर उसके बाद में नील आर्मस्ट्रॉन्ग आए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इतिहास ही रच दिया। 1969 के अंदर में आप कह सकते हो कि पहले व्यक्ति बने जिन्होंने यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर कदम रखा। तो ये हमारा पूरा का पूरा पहला स्पेस एज था जो कि यहाँ पर रियलिटी में आ चुका था। ये फर्स्ट स्पेस एज था जो कि मतलब कह सकते हो हकीकत बन चुका था लोगों के लिए। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर आप देख पाओगे जो सेकंड स्पेस एज है वो आज के समय पर चल रहा है हमारा। हमें और डेवलपमेंट्स की आवश्यकता है और आगे अंतरिक्ष में स्टडी करने की आवश्यकता है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर राइटर ने बोला है कि 1950 से लेकर 1951 तक, 1950 से लेकर 1991 तक आप टाइम पीरियड देखोगे ना, तो ये टाइम पीरियड कोल्ड वॉर वाला भी चल रहा था। यानी इधर वेस्टर्न कंट्रीज थी, अमेरिका था, इधर यूएसएसआर था, इनके आपस में शीत युद्ध भी चल रहा था। अब कोल्ड वॉर में हाथापाई नहीं हो रही थी, एक दूसरे को पछाड़ रहे थे कि हथियार हम कौन बनाएगा सबसे ज़्यादा, ये बनाएगा वो बनाएगा, कौन सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करेगा, ये काम चल रहा था। तो इस कोल्ड वॉर की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये वो समय था जिस समय 60 से लेकर 120 के आसपास जो स्पेस लॉन्चेस है वो देखने को मिले थे। उस साल 60 से लेकर 120 के आसपास स्पेस में हमने कुछ ना कुछ चीज़ों को, कुछ ना कुछ मिशंस को लॉन्च किया था। इसमें से कई सारे मिशंस जो है यूएस के थे और बहुत सारे मिशंस यूएसएसआर के थे, यानी सोवियत यूनियन के, जो टूट कर बाद में यहाँ पर बिखर गया और उसमें से सबसे बड़ा कंट्री रशिया बनकर निकला। ये बात थी 1991 तक की। फिर उसके 30 साल बाद आप देखोगे अब सिचुएशन और बदल चुकी है। पिछले साल की बात करें तो जितना वो लोग यहाँ पे कई सालों में मिलकर लॉन्च करते थे उससे ज़्यादा आज एक एक साल में लॉन्च हो जाता है। पिछले साल की बात यहाँ पर राइटर बोलते हैं लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर क्या हुआ कि लगभग 180 जो स्पेस लॉन्चेस है वो करेगा। स्पेस में अलग अलग चीज़ें लॉन्च की हैं, सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। पिछले साल की बात है, जिसमें से 61 स्पेस सैटेलाइट तो केवल इलॉन मस्क की हैं। इलॉन मस्क की उनकी खुद की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसको हम लोग स्पेस एक्स के नाम से जानते हैं। तो कुछ यहाँ पर सैटेलाइट इलॉन मस्क की हैं। फिर उसके बाद में कुछ सैटेलाइट्स और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स की हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब राइटर बोलते हैं कि भैया प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर आ चुका है। अभी तक ये स्पेस एजेंसी क्या होती है ना, ये सरकार की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसरो है, सरकारी एजेंसी है। ऐसे यहाँ पर नासा है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी, वो भी गवर्नमेंट एजेंसी है। रशिया की रॉसकॉस्मोस गवर्नमेंट एजेंसी है। अब क्या हो रहा है कि इन देशों में कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी जो कि काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए सबसे बड़ा एग्जांपल है। यूएसए में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, वो प्राइवेट तौर पर काम कर रही है। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन, वो भी प्राइवेट तौर पर काम कर रही है। तो यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इसमें आ रहा है और अभी इंडिया भी प्राइवेट सेक्टर को लाने की कोशिश कर रहा है। इससे हमारी भी जो ग्रोथ है वो दुगनी तिगनी हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि एक समय था जब कुछ देश मिलकर कुछ ही सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाते थे, पर आज का समय ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर ही अपनी कई सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करके बैठे हुए हैं स्पेस के अंदर में। यह है स्पेस जर्नी दुनिया भर की। अब इंडिया की स्पेस जर्नी के बारे में राइटर ने डिस्कशन किया कि इंडिया की स्पेस जर्नी के बारे में समझते हैं। इंडिया जो है पहले स्पेस एज में जो एंटर होता है वो 1960s में एंटर होता है। यानी कि वो समय जब बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च करी जा रही थी यूएसएसआर, अमेरिका के थ्रू। फिर उसके बाद में चंद्रमा पे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहुँचे। तो ये उसी दौरान की बात की जा रही है। तो उस समय पर वो पहला स्पेस एज था जिसमें यहाँ पर भारत एंटर करता है और 1960s के आसपास, 1960 से लेकर 1970s के आसपास। और हम लोगों ने अपना पहला जो साउंडिंग रॉकेट है, आवाज़ वाला रॉकेट है, वो लॉन्च किया। ठीक है, यूएस ने हम लोगों को यहाँ पर नाइक अपेची जो है वो यहाँ पर कह सकते हो कि सप्लाई किया। उसको हम लोगों ने यहाँ पर लॉन्च किया केरला में। फिर कह सकते हो 1969 में जो इसरो है उसको बनाया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की एक स्पेस उस बनती है और उस स्पेस एजेंसी की जो जर्नी है ना वो बहुत ही अलग जर्नी है। एक समय पर कोई बजट नहीं हुआ करता था भाई, एक ऐसा सैटेलाइट रॉकेट साइकिल पे रख के हमारे साइंटिस्ट ले जा रहे थे और पेड़ से बांध कर उसको पेड़ से यहाँ पर लॉन्च किया गया था रॉकेट को। बट आज का समय ऐसा है कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर जो बेसिकली कह सकते हो बजट है वो हमारे इसरो का देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। फिर आप देखोगे इंडिया के प्रोजेक्ट में, तो इंडिया की जो पहले सैटेलाइट्स जो देखने को मिलेंगी, जो पहले मेजर प्रोजेक्ट्स, सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो भारत के देखने को मिलेंगे वो है साइट सैटेलाइट, मतलब सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, ये हम लोगों ने यूएस की मदद से किया था।
ताकि हम क्या कर सकें और ज़्यादा डिटेल्स निकाल सकें। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है फिर धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगी। पहले हमने कम्युनिकेशन को लेकर काम किया, इनसेट सीरीज़ की सैटेलाइट लॉन्च की गई, जीसेट सीरीज़ की सैटेलाइट लॉन्च की गई जो कि कम्युनिकेशन जैसी चीज़ों को यहाँ पर प्रमोट कर रही थी। फिर उसके बाद में रिमोट सेंसिंग डेवलपमेंट हमने करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में कुछ सैटेलाइट्स ऐसी लॉन्च करनी स्टार्ट की जो कि यहाँ पर हमारा मौसम का जो जानकारी है वो दे सके कि मौसम कैसा रहेगा, वेदर फोरकास्टिंग कर सके। फिर धीरे धीरे जंगलों को हम लोग थोड़ा निहार सकें, जंगलों की मैपिंग कर सकें, वैसी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद में हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ध्यान रख सकें, वैसी सैटेलाइट लॉन्च हुई। हमारा जो ग्राउंड वाटर है, ज़मीन के अंदर पानी प्रेजेंट है, उसको लेकर यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च की गई, एक डेटा हमारे पास में कलेक्ट होता रहे। फिर हमारा समुद्र के अंदर में जो फिशरीज़ है, जो मछलियाँ हैं, उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो धीरे धीरे हम लोगों ने यहाँ पर यह जो सेक्टर है उसको इम्प्रूव करते चले गए और अलग अलग सेक्टर के लिए सैटेलाइट्स को लॉन्च करते चले गए। और फिर उसके बाद में ये जो प्लान है ये इतना बढ़ गया कि हमने ओशन सेट, कार्टोसैट सीरीज़ लॉन्च करनी स्टार्ट कर दी, यानी कि पूरे ओशन की स्टडी करने के लिए भी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। फिर आप कह सकते हो कि इंडिया इतना तेज़ी से ग्रो किया कि इंडिया खुद का नेविक भी लॉन्च कर चुका है। अब ये नेविक क्या है, जैसा आपने जीपीएस सिस्टम के बारे में समझाया ना, आपके फ़ोन में जो जीपीएस चल रहा है यूएसए का, वो जीपीएस सिस्टम है। बिल्कुल वैसा सिस्टम जो कोई यहाँ पर डेवलप नहीं कर पाया, बट इंडिया यहाँ पर इसको डेवलप कर चुका है। नेविक, नेविक मतलब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है, जो कि हमारा सारा डेटा जो है वो यूज़ करेगा, हमें सारा डेटा प्रोवाइड करेगा। जैसे आपके फ़ोन में आज के समय पर जीपीएस सिस्टम होता है, कोई डाउट नहीं है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर में जो मोबाइल सिस्टम बनेंगे उसमें नेविक सिस्टम होगा, यानी कि इंडिया का खुद का ये जीपीएस सिस्टम होगा, लोकेशन जो ट्रैक करने का सिस्टम है। फिर ये कहानी चली रही थी, उसके बाद धीरे धीरे और डेवलपमेंट करें हम लोगों ने 1980s में, 1980 के समय पर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया, यानी कि जो हमारा सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर सके उस प्रकार का वाहन को बनाया गया 1980s में। फिर इसरो यहीं पर नहीं रुका, इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाने के बाद में हम लोगों ने PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि भारत के पोल जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल वहाँ पे सैटेलाइट को लॉन्च कर सके, वो बनाया। PSLV के बाद GSLV, और GSLV के बाद अभी कुछ दिन पहले की बात है हम लोगों ने रीयूजेबल रॉकेट तक बना दिया है। रीयूजेबल रॉकेट मतलब एक ऐसा रॉकेट जो कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करेगा और वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। ऐसा होता नहीं है वैसे, क्योंकि अंतरिक्ष में सैटेलाइट जाता है और वहीं पर ख़त्म हो जाता है, कचरा बन जाता है, बट अभी यहाँ पर वापस आ जाएगा, हम वापस रीयूज़ करेंगे। इस टेक्नोलॉजी तक इंडिया पहुँच चुका है, इसरो पहुँच चुका है। तो इस पूरे स्पेस सेक्टर में पोटेंशियल बहुत है, इसरो का रोल बहुत बड़ा है। इसरो ने यहाँ पर कह सकते हो कि सेकंड स्पेस एज के अंदर में इंटरनेट को हम थोड़ा सा ज़्यादा रोल दे रहे हैं। इंडिया में जो प्रोसेस है 1990s में स्टार्ट हुआ, इंटरनेट को लेकर आप कह सकते हो टीवी चैनल्स को लेकर हम काम करने लगे, यानी टीवी चैनल्स को लेकर जो सैटेलाइट्स है वो लॉन्च करने लगे। सैटेलाइट्स की डिमांड और बढ़ने लगी, हमने और सैटेलाइट्स लॉन्च करे ताकि लोगों में यहाँ पर प्रॉपरली जो टीवी का सपोर्ट है, कम्युनिकेशन सपोर्ट है, वो मिल सके। फिर पिछले 15 सालों में हमने इस पूरे एरिया में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है, बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स हम लोगों ने लॉन्च कर दिए हैं। अब ये मोबाइल टेलीफोन का ज़माना आ चुका है, पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़माना बदल चुका है, ठीक है। लोग इंटरनेट के ऊपर पैसे तो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं। इंटरनेट है, OTT प्लेटफॉर्म है, 5G तक आ चुका है। तो अभी हमारे समाज में डेटा की भूख और ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसकी डिमांड सब कौन पूरी कर रहा है? सैटेलाइट पूरी कर रहा है, क्योंकि सैटेलाइट से ही सारा का सारा कनेक्शन बैठाया जा रहा है और इसरो उसको करने में भी सक्षम साबित हुआ है। साल 2020 में जो हमारी दुनिया भर की जो स्पेस की इकोनॉमी थी, ध्यान रखना, दुनिया भर की जो स्पेस की इकोनॉमी थी ना साल 2020 में, वो कितनी थी? वो थी लगभग 450 बिलियन US$। और 2050 तक जो हमारी दुनिया भर की स्पेस की इकोनॉमी है वो $600 बिलियन तक पहुंच सकती है। फिर उसके बाद में मेंशन ये भी किया जा रहा है कि इसमें अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है, अंतरिक्ष जो यहाँ पर अर्थव्यवस्था जनरेट हो रही है, वो 2020 में 9.6 बिलियन थी, यानी कि इस 400 बिलियन में से $9.6 बिलियन का जो रोल है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो भारत का था। और 2025 तक हम $13 बिलियन तक का स्पेस इकोनॉमी बना सकते हैं। और राइटर ये भी बोलते हैं कि 2030 तक नो डाउट इंडिया जो है अपनी स्पेस इकोनॉमी को $60 बिलियन तक भी पहुंचा दे। और ये केवल हम लोग पैसे की मतलब इकोनॉमी नहीं जनरेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ लोगों को जॉब भी मिल रही है। 2030 तक लगभग 2 लाख लोगों को यहाँ पर जॉब मिल चुकी होगी स्पेस सेक्टर के अंदर में, ऐसा भी राइटर ने मेंशन किया। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। फिर यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि देखो, अभी हम पिछले कुछ समय पर एक चीज़ ये देख रहे हैं
कि जैसे नासा वगैरह ये बहुत आगे निकल चुका है। क्यों? क्योंकि नासा की स्पेस एजेंसीज को थोड़ा समय मिल जाता है रिसर्च करने के लिए। तो आप कहोगे भारत के इसरो को समय नहीं मिल रहा है क्या? देखो, भारत के इसरो को भी समय मिल रहा है, लेकिन उस समय में हम क्या कर रहे हैं? रॉकेट को बना रहे हैं, मिशंस को यहाँ पर तय कर रहे हैं, मिशंस को लॉन्च करने का काम हो गया, सारा काम हमारा ही है, स्टडी करना सब कुछ हमारे काम है। तो क्या आप कहोगे नासा ये सारे काम नहीं करता क्या? देखो, नासा ये सारे काम करता था, रॉकेट को बनाना, छोटे मोटे मिशंस लॉन्च करना, बड़े मिशंस लॉन्च करना, उनकी तैयारी करना, सारे काम नासा कर रहा है। लेकिन यूएसए में यह हुआ कि प्राइवेट स्पेस एजेंसी का एंट्रेंस हो गया। प्राइवेट स्पेस एजेंसी मैंने बताया, एलॉन मस्क का स्पेस एक्स हो गया, जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन हो गया, इस प्रकार की प्राइवेट स्पेस कंपनी आ गई। और ये प्राइवेट स्पेस कंपनी की क्षमता इतनी ज़्यादा है कि ये खुद की सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं अंतरिक्ष में। यानी नासा को सपोज अगर छोटा मोटा मिशन लॉन्च करना हो, थोड़ा बहुत पैसा दे के स्पेस एक्स से लॉन्च करवा दिया। अब इनके पास में वो जो समय लगना था वो बच गया, ये अपना समय बड़े मिशन पर लगा देंगे। फिर और कोई छोटा मिशन हुआ, फटाफट स्पेस एक्स से बोला है, ब्लू ओरिजिन से बोला, उन्होंने लॉन्च करके काम खत्म कर दिया। तो प्राइवेट सेक्टर की जो मदद है ना, वो नासा को बहुत ज़्यादा मिल रही है। और नो डाउट नासा भी प्राइवेट सेक्टर की मदद कर रहा है। दोनों का मेल मिलाप, जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतरीन है। और वैसे ही हम लोग देख पा रहे हैं भारत में भी है। तो भारत में इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने प्राइवेट स्पेस एजेंसीज का जो इंट्रोडक्शन है वो कर दिया है। अब धीरे धीरे हम देख पाएंगे बहुत सारी जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज है ना, वो भी यहाँ पर कह सकते हो कि इंडिया के इसरो के साथ मिलकर काम करेंगी। बट इसरो को आज सारा काम खुद करना पड़ता है। तो अगर छोटे मोटे मिशंस लॉन्च करने होंगे तो इसरो उन प्राइवेट सेक्टर से कर सकता है। हमारे जो गोल हैं और बड़े हो जाएंगे, हमारे गोल आने वाले समय पर और इंक्रीज हो जाएंगे, हमें और बड़े बड़े मिशंस करने हैं, इस प्रकार का इसरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर करने की आवश्यकता है। अब राइटर एक बात और बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई आप देखो, ये जो स्पेस एक्स है, इन्होंने अपना स्टारलिंक जो सैटेलाइट है इंटरनेट देने के लिए, इस सैटेलाइट तमाम सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं, है ना। तो ये सैटेलाइट तमाम लॉन्च कर दिया और इनका टारगेट है कि आने वाले समय पर और हज़ारों सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। ऐसे वन वेब हो गया, जो कि एयरटेल का एक बहुत बड़ा स्टेक है वन वेब के अंदर में, इन्होंने भी यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। ये भी हज़ारों सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो कि इंटरनेट देने का काम करेगा। तो कहोगे इंटरनेट, हाँ इंटरनेट मिलेगा, और इंटरनेट बिना रुकावट वाला इंटरनेट। जैसे आज तो आपको इंटरनेट मिलता है सैटेलाइट के कनेक्शन के माध्यम से, लेकिन आपको यहाँ पे टावर वगैरह कनेक्शन लेना पड़ता है। आप इधर उधर जाओगे पहाड़ों में, आपका नेट काम नहीं करेगा, बट वो सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, तो थोड़ा महंगा भी होगा। और आप कहीं पर भी हो, किसी भी एरिया में हो, पहाड़ों के बीच में हो, आइलैंड पर हो, सब जगह आपका इंटरनेट बेहतरीन मक्खन चलने वाला है। तो वो वाला सैटेलाइट वाला इंटरनेट है। तो स्पेस एक्स यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इस प्रकार की सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं, जो कि लोगों से हज़ारों रुपये लेते हैं उस इंटरनेट के लिए, जो लोग इस वाली इंटरनेट की फैसिलिटी को ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये प्राइवेट कंपनीज अलग से भी कमा रही हैं, ऐसा भी हमने देखा। तो हमें भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, ये राइटर का मकसद है कि हमें भी यूएस से ये चीज़ तो डेफिनेटली सीखनी चाहिए। इसरो आज बहुत बड़े बड़े जो मिशन है वो लॉन्च कर चुका है। इसरो के आप देखोगे लगभग 53 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हो चुकी हैं, हम सक्सेसफुली कनेक्ट कर चुके हैं। चंद्रयान मिशन, मंगलयान, गगनयान, ऐसे कई मिशंस और भी हैं आने वाले समय पर जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। बट काम तब कर पाएंगे जब एक प्रॉपर समय मिलेगा, तब बड़े मिशंस के ऊपर काम कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक सपोर्ट होना इसरो के पास में ज़रूरी है, क्योंकि एक स्पेस एजेंसी, एक पर्सन के पास में जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी कम होती हैं, सारे काम वो नहीं कर सकता। तो इस चक्कर में यहाँ पर एक अलग से जो प्राइवेट स्पेस एजेंसीज़ है, क्योंकि भारत में टैलेंट बहुत है, तो उनका भी यहाँ पर जो सपोर्ट है वो अगर मिलता है इन एजेंसीज़ को, तो इसरो भी यहाँ पर डेफिनेटली नो डाउट यहाँ पर नासा को टक्कर दे सकेगा, और नासा को आज भी टक्कर देता है। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। भारत ने इन स्पेस करके लॉन्च किया है, आपको पता होगा, इंडियन नेशनल प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, इसको 2020 में सेटअप किया गया था। ये एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, यानी कि एक प्राइवेट सेक्टर है, उसको यहाँ पे अगर स्पेस एजेंसी में उतरना है तो उसको यहाँ पर एक जगह से सारे क्लियरेंस लेने होंगे, और वो ये इन स्पेस जो है वो उसको क्लियरेंस देने का काम करेगा। तो पिछले कुछ सालों में ये जो पॉलिसी पेपर हैं, इसको लेकर डिस्कशन कर ही रहे हैं कि भैया प्राइवेट सेक्टर को लाया जाए। नई स्पेस पॉलिसी बनाने में लगे पड़े हैं। तो भैया आप बनाने में लगे तो पड़े हो, बट जल्द से जल्द यहाँ पर इसके ऊपर काम करना होगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम देरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो इसरो के साथ में आकर काम कर सकें। ठीक है, तो ये था यहाँ पर पूरा आर्टिकल, काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल उन्होंने लिखा है, बहुत सारा डेटा मेंशन किया है, तो ये कंप्लीट आर्टिकल डिस्कस करना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था। कल का जो मैं आपको मेंस क्वेश्चन दूंगा वो इसी आर्टिकल के बेसिस पर दूंगा, तो इस वजह से इसको अच्छे से सुन लेना। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल यहाँ पर ये भी है, ये हमने कल ही डिस्कस किया है, कल वाले वीडियो में, ज़्यादा दूर नहीं जाना है।
कल वाला वीडियो ओपन करना और वीडियो के अंत में चले जाना, बिल्कुल अंत में। संडे का वीडियो था, बिल्कुल ओपन करना। अगर नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको बता दूं, 9 अप्रैल लिखना यूट्यूब पर, 9 अप्रैल 2023 द हिंदू बाय दीपक यादव, आपको वीडियो मिल जाएगा। और वहाँ पे अंत में चले जाना बिल्कुल। वहाँ पे मैंने लास्ट में ये डिस्कस किया, पूरा यही आर्टिकल डिस्कस किया है। क्या बात की जा रही है? आईटी रूल्स अमेंडमेंट के बारे में। जो फेक न्यूज़ हैं वो फैल रही हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कल ही बहुत डिटेल से कवर किया है दोस्तों। इसमें टाइम वेस्ट करने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो कल पढ़ चुके हैं उनके लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर प्लीज़ एक बार कल वाला वीडियो ओपन करके लास्ट में जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं ना। फटाफट प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का 2022 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो क्या था कि मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है, उसको 5वें शेड्यूल के तहत अगर हम लेकर आ जाएं तो कौन सी चीज़ है, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उस एरिया में क्या आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी एरिया को हम 5वें शेड्यूल में लेकर आ जाते हैं ना, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर जो ट्राइबल पीपल की ज़मीन है उसको नॉन ट्राइबल के पास में ट्रांसफ़र करने से रोका जा सकता है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। ट्राइबल पीपल को बेसिकली उनके लैंड को लेकर एक प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तीसरा और चौथा गलत है। तो हमारा केवल और केवल फर्स्ट आंसर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारी पूरी की पूरी डिटेलिंग्स, ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। बाकी यहाँ पे थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते थे, जैसे थर्ड ऑप्शन है कि इससे ये एरिया यूनियन टेरिटरी में बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। केवल पहले ही उत्तर है। इससे क्या होगा, ट्राइबल पीपल का जो लैंड है, जो ट्रांसफ़र है उसका नॉन ट्राइबल पीपल के प्रति, उसको यहाँ पे रोका जा सकता है, ठीक है ना। इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।